हाँ जी, तो हम कक्षा 7वीं का पाठ क्रमांक 5 को जब शुरू करेंगे तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आना ज़रूरी है जो आपकी कक्षा 7 ही नहीं 8वीं और कक्षा 9वीं सभी के लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो इसमें हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ सरल रेखा यानी लाइन, एक सरल रेखा। सरल रेखा मतलब देखो ऐसे भी है, ज़रूरी नहीं कि इसको हम ऐसे ही खींच सकते हैं। इसको हम चाहें चलो अब इसमें जो आपकी रेखा है वो इस तरीके से भी हो सकती है छात्रों। देखो आप इस तरीके से भी खींच सकते हैं इसको, ये भी एक तरीके की सरल रेखा है। ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से हो, ऐसे भी आप खींच सकते हैं इसे। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी खींच सकते हैं। ये सरल रेखा क्यों है? क्योंकि इसके साथ और कोई दूसरी रेखाएं नहीं है, केवल अकेली है, तो इसको हम अकेले क्या बोल सकते हैं? सरल रेखा, सिंपल। दूसरे नंबर पे रेखा कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखना, ऐसी नहीं होती। रेखा सीधी एक लाइन में चलने वाली जो आप एक जो लाइन जो खींचते हैं उसी को हम रेखा बोलते हैं या फिर लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, इसको नहीं बोलेंगे। चलो, उसके बाद दूसरे नंबर पर दूसरा पॉइंट है कि आपको यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में समझाया गया है। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा हम किसे कहते हैं? जब कोई हमारी एक लाइन हो, जैसे कि ये लाइन आ रही है आपकी लाइन L। ठीक है, चलो इसमें हम आपको दोबारा से यहाँ पे खींच के बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी लाइन थी, एक लाइन L। चलो इस तरीके से हमने 3 प्रकार की रेखाएं बना दी। इसको लाइन L मान लो, इसको भी लाइन आप L मान सकते हैं, M मान सकते हैं, जो भी आप चाहो। चलो, इसके लिए अगर हम आपसे ये कहें कि आपको प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन खींचनी है तो कोई भी लाइन आप इधर से इसको काटने वाली खींच दीजिए। चलो, तो ये वाली जो लाइन है M, ये वाली जो लाइन है इसका नाम रख दिया हमने M। ये वाली जो लाइन है M, इसी को हम कह सकते हैं, इसी वाली रेखा को, ये काटने वाली जो रेखा है उसी को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जब एक लाइन किसी दूसरी लाइन को काटे तो दूसरी काटने वाली जो लाइन होती है उसको हम प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। लेकिन आपके मन में एक और सवाल होगा, उसके बाद आगे बताया भी गया है कि जब कोई 2 लाइनें हों आपके पास, या फिर 3 हो या 4 हों, 2 हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, उनको अगर कोई एक लाइन आके काटती है तो इस तरीके की रेखा को हम कहते हैं तिर्यकछेदी रेखा। या इंग्लिश में बोले तो इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस तरीके से, अच्छा इसको क्या कह रहे थे हम लाइन M को? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो समझिए ज़रा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी जब प्रतिच्छेदी रेखा एक लाइन दूसरी लाइन को काटती है उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। उस समय पर एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ कोण बनते हैं। कोण बनने का मतलब ये होगा छात्रों के, जैसे यहाँ देखिए, देखो यही लाइन आपको इस तरीके से दिख रही है, तो देखिए यहाँ पर एक कोण बनेगा और छात्रों यहाँ पर भी एक सामने भी कोण बन रहा है। देखिए आप, ये 2 लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों के बीच में, यहाँ इन दोनों लाइनों के बीच में यहाँ पर, तो देखिए छात्रों ये जो कोण हैं, इन कोणों को हम कहते हैं शीर्षभिमुख कोण। इन कोणों को क्या कहा जाता है? शीर्षभिमुख कोण। और ये हमेशा बराबर होते हैं। और अकेले यही शीर्षभिमुख नहीं है, इधर वाला ये और इधर वाला ये भी आपस में शीर्षभिमुख कहलाता है, और ये दोनों भी आपस में बराबर ही होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला भी 40 होगा, ये 140 है तो ये भी 140 ही होगा। ठीक है, तो इस समय पर जब एक लाइन दूसरी लाइन को काटती है तो यहाँ पर जो है जो कोण आमने सामने वाले ये जो कोण बनते हैं उन्हें आपस में कहा जाता है, ये देखिए यहाँ बोला गया है शीर्षभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो आपस में बराबर भी होते हैं। देखिए जैसे हमने एंगल ए, इधर वाला एंगल ए और सामने वाला एंगल बी, वो आपस में बराबर हैं। बता भी दिया कि क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षभिमुख कोण हैं। दूसरे स्थान पर सी और डी भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये भी आपके शीर्षभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। चलिए, अच्छा यहाँ पर मैंने इसकी ये जो इंग्लिश है वो गलत लिखी हुई है, इसको लिखना है ट्रांसवर्सल।
हमने बोला तो था उसको ट्रांसवर्सल लाइन, लेकिन लिख दिया वहाँ पर इंटरसेक्टिंग। चलो, तो त्रियक छेदी रेखा को इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और इसके बाद तो इस तरीके से हमने त्रियक छेदी रेखा को भी समझ लिया कि दो लाइन जैसे कि या दो से ज़्यादा, जैसे पी लाइन, क्यू लाइन, आर लाइन जो थी आपकी, इनको एक लाइन एम काट रही थी, तो उस एम जो लाइन है उसको हमने त्रियक छेदी रेखा बोला है। उसके बाद इनको कक्षा 6वीं में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको दोबारा बता देते हैं कि जब कोई, जैसे चलो हमने दो लाइनें मानी, ये जो दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों को अगर हम देखेंगे तो इनको या तो हम इधर बढ़ा दें या इनको हम इधर बढ़ा दें, तो इनको आगे पीछे कहीं पर भी बढ़ाएंगे, दो लाइनें हों या आपस में तीन लाइनें हों, उनको अगर हम इधर बढ़ाएं या इधर बढ़ाएं, कहीं पर भी अगर इनको बढ़ाते हैं तो ये कहीं पर भी एक दूसरे को काटते हुए नज़र नहीं आएंगे। जैसे देख लो, यही वाली लाइनें देखो जो आपकी इस कॉपी पर खिंची हुई हैं, ये आगे पीछे कहीं भी जा रही हैं लेकिन एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। तो इस तरीके की जो रेखाएं हैं उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। और ज़रूरी नहीं कि समांतर रेखाएं इसी तरीके से ही बनी हों, वो इस तरीके से भी बनी हो सकती हैं। देखिए, इधर से ऐसे तिरछी भी बनी हो सकती हैं, ये लीजिए, वो ऐसे भी बनी हो सकती हैं, 3 क्या 4 भी हो सकती हैं। तो इनको हम आपस में क्या बोल सकते हैं? ये आपस में आपकी समांतर रेखाएं हैं, यानी कि आपकी पैरेलल लाइंस हैं ये। चलिए, फिर अगले वाले पॉइंट में आपको बताया गया है असमांतर रेखाएं। असमांतर रेखाएं का मतलब ये है कि जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, अगर इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को काटते हुए दिखेंगी। इस वाली लाइन को भी अगर हम इस तरफ की ओर आगे की ओर लेके जाएं तो ये भी इस वाली लाइन को कट कर देगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, इसीलिए इनको हमने असमांतर रेखाएं यानी नॉन पैरेलल लाइंस हमने इनको बोला है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने दो लाइनें खींची, ये दोनों लाइनें आपस में असमांतर हैं, और यहाँ पर ये जो दोनों लाइनें हैं ये हमारी समांतर हैं। हमने इनको क्यों खींचा है अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए, जब भी हमारी दो लाइनें हों या दो से ज़्यादा लाइन हों, उनको काटने वाली लाइन को हम अपनी ट्रांसवर्सल लाइन यानी त्रियक छेदी रेखा कहते हैं। जब कभी भी त्रियक छेदी रेखा यहाँ से जाती है तो त्रियक छेदी रेखा के द्वारा बहुत सारे कोण बनाए जाते हैं। जैसे कि 4 कोण तो आपको ऊपर ही दिख रहे हैं और 4 कोण आपको यहाँ दूसरी वाली लाइन पर यहाँ भी दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 8 कोण दिखाई दे रहे हैं। इन सभी कोणों के नाम भी होते हैं। लाइनें आपकी समांतर ना भी हों या फिर आपकी समांतर हों, तब भी ये 8 के 8 कोण आपके दो लाइनों के बीच में बनेंगे किसी भी त्रियक छेदी रेखा के द्वारा। त्रियक छेदी रेखा आपके यहाँ पर 8 कोण बनाएगी। अब इनके कुछ नाम होते हैं, जैसे कि अगर हम ये देखें अंतःकोण के बारे में समझते हैं। देखिए, पहले हमने इनके नाम लिख दिए, ये 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये 3, ये 4, ये एंगल 5 है, 6 है, 7 है और ये 8 है। ठीक है, इधर भी हमने सेम नंबर लिख दिए। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले पॉइंट जो दिया गया है उसमें बताया गया अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब इसमें क्या है? अंतःकोण हमारे वो कोण कहलाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए कि ये आपकी सीधी लाइन जा रही है, ये आपकी जा रही है एक लाइन, ठीक है। इन दोनों लाइनों के बीच में ये जो देखो कोण आपको दिख रहे हैं, जैसे एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 5 है, एंगल 8 है, ये आपके इन दोनों लाइनों के अंदर बने हुए कोण हैं। इसीलिए इन वाले कोणों को 2, 3, 5, 8, 2, 3, 5, 8 ये वाले जो कोण हैं उनको हमने अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल्स कहा है। उसके बाद दूसरा बिंदु है बाह्य कोण यानी बाहर वाले कोण, यानी इन दोनों लाइनों के बाहर बने हुए जो कोण हैं, यानी एंगल 1 है, एंगल 4 है, एंगल 6 है और एंगल 7 है। ये आपके उन दोनों लाइनों के बाहर बने हुए कोण हैं, एंगल 1, 4, एंगल 6, एंगल 7। तो हमने इनको किस में लिख रखा है? बाह्य कोण। उनको हम इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। ठीक है कि नहीं? चलो, इसके बाद जो तीसरे नंबर पर लिखा है उनका नाम है संगत कोण के युग्म यानी पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी उनको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। किन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण किसे कहते हैं? तो देखो, हम आपको बताते हैं। अगर हम इन दोनों लाइनों को या इन दोनों लाइनों को देखिए किस तरीके से खींच लें। चलो, हम समांतर रेखाएं ही खींच के आपको समझा देते हैं। ये समांतर रेखाएं, यहाँ से मान लीजिए ये आपकी त्रियक छेदी रेखा आ रही थी, यहाँ तक ये आगे तो गई है लेकिन हमने बीच में उसको थोड़ा सा छोड़ दिया, और यहाँ पर ये, यानी हमें क्या दिख रहा है कि एक लाइन ये है, जैसे कि ये लाइन आपकी यहाँ से जा रही थी, ये लाइन हो गई,
और उधर से ऊपर से इसने काटा, तो यहाँ पर एक कोण बना, और इधर भी काटने पर यहाँ पर भी ऊपर एक कोण है। तो ये जो कोण होते हैं, अगर इस तिर्यक छेदी को बीच में, हालांकि वो बड़ी हुई है यहाँ से, लेकिन अभी हमने आपको इसको कट करके दिखा दिया, तो ऐसे वाले कोण इन्हीं को संगत कहते हैं। अब देखो, इस वाली लाइन में यहाँ ये नीचे वाला, तो इस वाली लाइन का भी ये भी नीचे वाला, इस वाली लाइन में यहाँ बाएं हाथ की तरफ यहाँ ऊपर वाला, तो इस वाली लाइन में भी बाएं हाथ की तरफ यहाँ ऊपर वाला, इस वाली लाइन में यहाँ ये इस तरफ नीचे वाला, तो इस वाली लाइन में भी इधर ये नीचे वाला। इन्हीं को हम कहते हैं आपके संगत कोण के युग्म। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, संगत कोण हमेशा एक साथ दो कोणों को हम संगत कोण बोल सकते हैं, किसी अकेले एक कोण को संगत कोण नहीं कहेंगे। दो कोण आपस में होते हैं उनको ही हम संगत कोण बोलते हैं या करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। जैसे एंगल 1 और एंगल 5 आपस में क्या हो गए, संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि देखो एंगल 1 आपका ऊपर है और इधर देखो ये भी आपका ऊपर ही है। अगर देखेंगे, अगर आप इस लाइन में ये भी ऊपर वाला है, इस लाइन में ये भी ऊपर वाला है, इस लाइन में ये देखो इसी तरफ ये नीचे वाला है, इस लाइन में ये भी इसी तरफ ये नीचे वाला है। यानी दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं, एक यहाँ पर ये बाहर वाला ऊपर वाला, तो यहाँ पर ये आपका ऊपर वाला, यहाँ जो अंदर है वो ऊपर वाला, यहाँ पर ये अंदर नीचे वाला, यहाँ पर ये बाहर नीचे वाला। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि दो कोण आपस में, जैसे एंगल 1-5 एंगल 1-5 आपस में क्या हो गया, संगत कोण। ये देखो 3 ये नीचे वाला, यहाँ पर इस लाइन का नीचे वाला 3 और 7 ये भी आपस में क्या हो गया आपके संगत कोण। वहाँ पर देखिए ऊपर वाला 4, यहाँ पर भी इस लाइन का ऊपर वाला 4, ये आपस में संगत कोण है। यहाँ पर देखिए एंगल 2 और एंगल 6 ये नीचे वाला इस वाली लाइन का, ये वाली इस लाइन का नीचे वाला 6, तो 2 और 6 भी आपस में क्या हुए आपके संगत कोण हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये आपका जो चित्र बना हुआ है उसमें एंगल 1 का संगत कोण कौन है, तो आपको फटाफट इसको देखकर बता देना है एंगल 5। और जो भी नहीं कि यहाँ पर एंगल 5 लिखा हो, वहाँ पर ए भी लिखा हो सकता है, बी भी लिख सकते हैं, WXYZ कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये तो केवल समझने के लिए मैंने आपको 1 2 3 4 जो संख्याएँ हैं वो लिख रखी हैं। एंगल 3 का अगर आपसे कोई पूछे कि इसका जो है आप बताइए संगत कोण कौन सा है, तो आपको तुरंत बता देना कि 3 का आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको बोल देना कि 3 का संगत कोण आपका 7 है। तो इस तरीके से जो संगत कोण है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, देखिए वो यहाँ आगे लिखा भी है। अगर हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो यहाँ नियम है कि अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या होता है। रेखाएं जब समांतर होती हैं तो उनके जो संगत कोण हैं उनका जो मान है वो बराबर होता है। देख लो, एंगल 1 और एंगल 5 आपस में बराबर बोला गया है, एंगल 3 और एंगल 7 आपस में बराबर हैं, एंगल 4 और एंगल 8 आपस में बराबर हैं, एंगल 2 और एंगल 6 आपस में बराबर हैं। यानी जो जिसके संगत है, जो जिसका संगत कोण है, जो जिसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, वो आपस में बराबर होंगे। लेकिन कब? देखिए तब जब हमारी लाइनें देखिए इस तरीके से समांतर होंगी। जब समांतर रेखाएं होंगी तो ही उनके संगत कोण के जो युग्म हैं वो आपस में बराबर होंगे। यानी 1 5 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा, 4 8 के बराबर होगा और 2 6 के बराबर होगा। कब? हमें ध्यान रखना है कि रेखाएं आपकी समांतर होनी चाहिए, और अगर रेखाएं असमांतर हैं तो वो संगत कोण तो होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल तो होंगे। 1 और 5 आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण होंगे, लेकिन वो बराबर नहीं हो सकते, ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रेखाएं समांतर हैं तो वो संगत कोण तो होंगे, लेकिन साथ के साथ वो आपस में बराबर भी होंगे। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। आगे नियम लिखा भी है आपको, ठीक है कि नहीं। चलो, उसके बाद अगला है एकांतर बाह्य कोण। जैसे कि अभी अभी हमने एकांतर अंता वाले कोणों, माफ़ कीजिएगा, एकांतर अंता कोण हमें समझना है। तो देखिए, इससे पहले हमने अंता कोणों के बारे में समझा था। अंता कोण कौन थे हमारे? ये अंदर वाले, ये जो कोण हैं। तो अंदर वाले कोणों को हमने अंतः कोण कहा था, लेकिन इस वाले टॉपिक में बोला है एकांतर जुड़ गया। अंता कोण तो हैं, लेकिन कौन से? एकांतर, और साथ में युग्म कहा, क्योंकि ये भी जो एकांतर अंता कोण होते हैं ये भी 2 के साथ जोड़े में होते हैं। ठीक है कि नहीं। चलिए, जैसे हम कहें कि एंगल 2 और एंगल 5 आपस में एकांतर अंतः कोण हैं, और एंगल 3 और एंगल 8 आपस में एकांतर अंतः कोण है। तो मैं आपको देखो खींच के बताता हूँ किसे आप एकांतर अंतः कोण कहते हैं। देखिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पर आपको समझाएं कि अगर आपकी ये एक लाइन है, ये एक आपकी लाइन है, यहाँ से हमने अगर कोई अपनी एक त्रिअक्षेदी रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन खींची, तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर जो कोण बनेंगे
वो उसके अंतःकोण कहलाएंगे। लेकिन एकांतर अंतःकोण कौन कहलाएंगे? देखिए, एक कोण ये जिसको हमने लिख रखा था एंगल 3, और एक कोण इधर वाला यानी अंदर वाला, तो एक इधर वाला, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला इधर, यानी कि एंगल 8। यानी एंगल 3 का जो एकांतर अंतःकोण होगा वो एंगल 8 होगा, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपस में एकांतर अंतःकोण कहलाएंगे और ये आपस में बराबर भी होते हैं। कब होते हैं ये बराबर? जब हमारी रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, कहना सर और भी होते हैं क्या एकांतर अंतःकोण? हाँ, देखिए, एक इधर वाला, ये अंदर वाला ही तो है हमारा ये कोण, इधर वाला ये, और इस तरफ ये वाला, यानी यहाँ लिख रखा था हमने एंगल 2 और यहाँ लिख रखा था एंगल 5। तो यानी कि एंगल 2 और एंगल 5 भी आपस में आपके एकांतर अंतःकोण होंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, हमने कहा कि आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ये कब होते हैं एकांतर अंतःकोण बराबर? जब हमारी ये वाली जो लाइनें हैं वो आपस में समांतर होती हैं, उस स्थिति में ही केवल आपके एकांतर अंतःकोण हैं वो बराबर होते हैं। अगर आपकी समांतर नहीं है तो हो भी सकता है कि बराबर हो और नहीं भी हो सकता है कि वो बराबर हो। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो इस तरीके से एकांतर अंतःकोण आपने समझ लिए, और समांतर रेखाएं अगर हुई तो वो बराबर भी होते हैं, ये भी हम समझ चुके हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए, उसके बाद देखो यहाँ लिखा भी है एंगल 2 और एंगल 5। देखिए, एंगल 2 एंगल 5 हमने बोला था। उसके बाद एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 8 भी आपके क्या है? एकांतर अंतःकोण है। इसी के हिसाब से ही मैं आपको समझाते जा रहे हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ और भी लिखा हो सकता है, 1 2 3 4 की जगह पर ABCD या और भी अन्य चीज़ें लिखी हो सकती हैं। चलिए, उसके बाद हम समझते हैं एकांतर बाह्य कोण। ठीक है कि नहीं? अब एकांतर बाह्य कोण के युग्म, यानी ये भी जोड़े में होते हैं। ये क्या है? तो देखो, इसको भी हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपकी सीधी लाइन, समांतर रेखाएं हमने खींच दी, और यहाँ से हमारी ये गई है सीधी आपके ये त्रिअक्षीय रेखा, यानी कि आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब बात हो रही है बाह्य कोण। बाह्य कोण है एकांतर बाह्य कोण, यानी ये आपके बाह्य कोण है। लेकिन फिर ये एकांतर बाह्य कोण कैसे बोल सकते हैं? ये तो बाह्य कोण है, लेकिन एकांतर बाह्य कोण हम बिल्कुल जैसे हमने एकांतर अंतःकोण समझे थे, यानी एक इधर वाला बाहर वाला और एक इधर वाला बाहर वाला। यानी यहाँ पर क्या लिख रखा है हमने? देखिए, यहाँ पर 1 लिख रखा है और यहाँ पर हमने 6, यानी एंगल 1 और एंगल 6 भी आपस में क्या होंगे? आपके एकांतर बाह्य कोण होंगे। और वहीं पर इधर वाला ये कोण, यानी कि कितना लिखा है? 4, और यहाँ वाला ये कोण यानी आपका 7, यानी एंगल 4 और एंगल 7 भी आपस में आपके एकांतर बाह्य कोण होंगे। एकांतर बाह्य कोण यानी कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। चलिए, तो इस तरीके से अच्छा, ये जो एकांतर बाह्य कोण है वो दोनों में ही होते हैं, चाहे वो आपकी समांतर हो या समांतर ना हो। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर कब होते हैं? जब हमारी ये लाइनें समांतर होती हैं। समांतर रेखाओं में आपके जो एकांतर बाह्य कोण के युग्म हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखने वाली है कि अगर समांतर रेखाएं होती हैं तो बहुत सारे नियम हमारे काम आते हैं, ये जो हम आपको समझा रहे हैं आगे की कक्षाओं में भी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने अपने एकांतर बाह्य कोणों के बारे में भी समझ लिया है। अच्छा, तो आपके 6वें नंबर वाला क्या लिखा है कि त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। यानी क्या ना सर, ये क्या है? इसका मतलब समझ में नहीं आया हमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, आपको क्या समझाई जा रही है? देखो, उन्होंने ये कहा है कि ये आपकी त्रियक छेदी रेखा है। यहाँ से माफ़ कीजिएगा, त्रियक छेदी रेखा खिंच चुकी। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ, एक तरफ का मतलब या तो इधर या फिर इधर बने अंतःकोण। तो देखो, जैसे ये वाला अंतःकोण और ये वाला अंतःकोण एक ही तरफ है और अंदर वाला है, यानी अंतःकोण है, तो एक ही तरफ। यही वाले एंगलों की बात हो रही है। ये है 2 और ये है 8। अगर आप देखेंगे, कहाँ है हमारे वो चित्र, कहाँ है? देखो, ये हैं, देखो यहाँ पर कहाँ है आपका? यहाँ 3 लिखा है और ये 5 लिखा है। अच्छा, यहाँ पर 3 था, ये 3 है और आपका यहाँ पर 5 है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर 2 और 8 तो यहाँ लिख रखे थे, चलो कोई बात नहीं। 2 और 8 के आपके यहाँ भी आ गए, तो देखो 3 और 5 भी होगा। यहाँ पर देखो 3 और 5 भी है, 3 और 5
और 2 8। तो इनको क्या बोलते हैं कि तिर्यक छेदी रेखा के तरफ, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण, यानी कि एंगल 3 और एंगल 5 जो हैं, एंगल 3 और एंगल 5 जो हैं क्या है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण। और एंगल 2 और एंगल 8 ये भी तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण हैं, उनके युग्म हैं। ठीक है, जोड़े, क्योंकि युग्म को क्या बोलते हैं, 2 एक साथ होते हैं तब उनको युग्म बोलता है। अब उन्होंने ये कहा है, अच्छा कहना सर इसमें क्या कोई ऐसा नियम है क्या कि अगर समांतर रेखा हो तो कुछ ऐसा इसमें कोई नियम लग जाता हो? हाँ जी है। अगर रेखाएं समांतर हुई तो इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर 180 आता है, इन दोनों को जोड़ने पर आपका 180 आता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जितने भी नियम अभी आपको समझाए जा रहे हैं, आगे की कक्षाओं में यही नियम आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो कक्षा 7वीं के सभी बच्चे ध्यान दें।